आज रविवार। आज हम बात करेंगे नए और पुराने एजुकेशन सिस्टम के बारे में। गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम दोनों की अच्छाई और कमियों के बारे में। गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के एक ऐसे फ्यूज़न के बारे में जो टोक्यो ओलंपिक से मेडल लेके आया। वीडियो आखिर तक देखिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। करोगे ना तो पुराने समय में इंसान के जीवन को 100 साल मानकर उसके व्यक्तिगत संस्कार के लिए 4 हिस्सों में बांट दिया गया। पहला हिस्सा ब्रह्मचर्य, दूसरा हिस्सा गृहस्थ, तीसरा हिस्सा वानप्रस्थ और चौथा हिस्सा संन्यास माना गया। हर आश्रम की ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, इन चारों को 25-25 सालों में डिवाइड कर दिया गया। यानी पहले 25 साल उसका पढ़ाई लिखाई का होता था, शिक्षा का होता था। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो पहले हिस्से के ऊपर बात करने वाले हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम के बारे में। तो पहले जो गुरुकुल व्यवस्था थी वो बहुत वैल्यूएबल थी और उसका जो फोकस था वो फोकस था किताबों पर और नंबर्स के ऊपर। उस एजुकेशन सिस्टम का फोकस था। लेकिन जो मॉडर्न सिस्टम है उसका फोकस है क्वालिटी और होलिस्टिक एजुकेशन के ऊपर। गुरुकुल का डिसएडवांटेज था कि बाहरी दुनिया की ज़्यादा जानकारी नहीं होती थी और ना ही कोई सिलेबस था, ना ही कोई एवेलुएशन सिस्टम था उस एजुकेशन के अंदर। लेकिन मॉडर्न सिस्टम के अंदर एवेलुएशन सिस्टम है और बाहरी दुनिया की जानकारी देने का ज़्यादा प्रयास किया जाता है। तो गुरुकुल, दूसरी तरफ गुरुकुल सिस्टम का एडवांटेज ये था कि बच्चे अपना काम, अपने सारे काम खुद किया करते थे। यानी सुबह से लेकर रात तक जो भी काम करना है वो बच्चे खुद किया करते थे। और मॉडर्न एजुकेशन के अंदर हम सबको पता है कि बच्चे अपना काम खुद नहीं करते। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में नॉलेज लिमिटेड नहीं है और बच्चे कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझते हैं। और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में इंटरेक्शन में कमी आई है। तो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम और गुरुकुल सिस्टम की अच्छाइयों को ध्यान में रखते हुए, कमियों को दूर करते हुए यहाँ पौंधा में एक इनिशिएटिव लिया गया है गुरुकुल के रूप में, जहाँ पर बच्चों को, जैसे गुरुकुल में पुरानी परंपरा के अनुसार हमने जहाँ तक सुना है कि हिंदी या संस्कृत ही पढ़ाई जाती थी, लेकिन इस फ्यूज़न में जो एजुकेशन सिस्टम का फ्यूज़न गुरुकुल के अंदर अभी है पौंधा में, इसमें संस्कृत और हिंदी के अलावा अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, जैसे खेल कूद भी कराए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ से जो बच्चे निकलते हैं उनको इस काबिल बनाया जाता है कि वो समाज में जाके दोबारा से एडजस्ट हो सकें, जबकि पुरानी परंपरा के अंदर 25 साल के बाद उनको आकर बाहर समाज में एडजस्ट होना मुश्किल पड़ता था। इसीलिए इस गुरुकुल के बच्चे फ़ौज में भी हैं, नेवी में भी हैं, एयरफोर्स में भी हैं, यहाँ तक कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में भी काम कर रहे हैं। और तो और यहाँ का बच्चा टोक्यो ओलंपिक से भी मेडल लेके आया है। इसके अलावा संस्कारों के बारे में सिखाया जाता है, सामाजिक वैल्यूज़ के बारे में सिखाया जाता है, पारिवारिक वैल्यूज़ के बारे में सिखाया जाता है। एक बेहतर इंसान मॉडर्न एजुकेशन के साथ बनाने का ये फ्यूज़न है पौंधा में जो गुरुकुल है। तो आइए देखते हैं क्या क्या होता है गुरुकुल में। तो हम इस वक्त पौंधा में श्रीमद दयानंद आर्ष ज्योतिर्मठ गुरुकुल में हैं और हमारे साथ यहाँ के आचार्य जी हैं शिवदेव जी। और इस गुरुकुल के बारे में मेरे से बेहतर शिवदेव जी ही बता सकते हैं। तो शिवदेव जी बताएंगे इस गुरुकुल के बारे में, इसकी स्थापना कैसे हुई, क्या क्या अभी तक हुआ और यहाँ क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, बच्चों की उपलब्धियाँ क्या हैं और क्या भविष्य है। जैसा कि आपको ये विदित है कि पौंधा गांव के निकट ये गुरुकुल आज से 22 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। पौंधा गांव में ही है। बिल्कुल बिल्कुल 4 जून 2000 में ये गुरुकुल स्टेबल हुआ और जब से लेकर के आज तक ये गुरुकुल शिक्षा और स्पोर्ट्स अर्थात शास्त्र और शस्त्र इन दोनों विद्याओं में पारंगत होता हुआ अग्रिम गति को प्राप्त कर रहा है।
जिसमें कि हमारे जो विद्यार्थी हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय में वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में हैं। अगर हम शास्त्र की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, तो उसमें हमारा विद्यार्थी ओलंपिक तक खेलने गया हुआ है। ये कब गए ओलंपिक में? ओलंपिक अभी टोक्यो में ओलंपिक हुआ है पिछले 2 वर्ष पहले ही। उसमें दीपक कुमार यहाँ से शूटिंग में वो गए हुए, शूटिंग चैंपियनशिप, शूटिंग में, और एशियन चैंपियनशिप में उसने सिल्वर मेडल अचीव किया उत्तराखंड के लिए, इंडिया के लिए। तो ये हमारी एक सामान्य सी उपलब्धि है, बहुत बड़ी और है। ये गुरुकुल जो हमारा संचालित होता है ये पूर्णतः सबके सहयोग से संचालित है। इसमें गवर्नमेंट का कोई फंड हमारे को प्राप्त नहीं होता है। ये सब निकटवर्ती लोग हैं, उनके सहयोग से ये संचालित होता है। जैसा कि आपका हम इस अवसर पर आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं, धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं कि हमारा ये गुरुकुल जब सन 2000 में आरंभ हो रहा था तब बड़ी समस्या थी कि इसका हम निर्माण कैसे करें, क्योंकि जगह खरीद पाना बहुत कठिन काम होता है, और जो ये कार्य गुरुकुल के कार्य हैं ये सबके सहयोग से ही संचालित होते हैं जी। तो आपके पूज्य पिताजी श्री नंद किशोर जी ने हमारे को कुछ भूमि यहाँ पर प्रदान की, और उसके बाद केवल मात्र भूमि प्रदान करके ही उन्होंने कार्य समाप्त नहीं कर दिया, अपितु बीच बीच में आर्थिक मदद भी दी, अन्य से भी हमें सहयोग किया। हमारा वार्षिक उत्सव जून के प्रथम रविवार को हुआ करता है प्रतिवर्ष। उसी समय से वो यजमान बनते थे, आकर के यहाँ पर परिवार सहित आहुतियाँ प्रदान करते थे, यज्ञ किया करते थे, और उसमें भी हमें क्या होते एक एक दिन का भोजन कराया करते थे। और मुझे याद है कि कभी किसी का जन्म दिवस हो या घर में कोई भी कार्यक्रम है तो उसमें हम जाया करते थे, और वो लोग भी यहाँ पर आकर के सेलिब्रेट किया करते थे। तो ये एक बहुत बड़ा एक कनेक्टिविटी, जैसे गुरुकुल केवल मात्र शिक्षा या शास्त्र का विषय नहीं हो गया, ये एक परिवार है, जैसा कि कहा जाता है गुरु का कुल, एक बृहद परिवार। और उसमें क्या है कि जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, इसमें जो पौंधा गांव के लोग हुए या बिदौली के हुए, जो भी अगर निकटवर्ती जितने भी लोग हैं वो यहाँ आते रहे हैं और सहयोग देते रहे, और विशेष रूप से आपका परिवार हमारे गुरुकुल के लिए एक गति प्रदान करने वाला मूल आधार था, और उससे आज हम लाभान्वित हो रहे हैं, और उससे ही हम एक नई दिशा और दशा प्राप्त कर रहे हैं। जी। तो आचार्य जी, आपने शिक्षा कहाँ से ली है? और मेरी अध्ययन परंपरा इस गुरुकुल से ही आरंभ हुई। सन 2006 में मैं यहाँ पर आया था। यहाँ पे ही अध्ययन किया? यहीं पे मैंने पूर्ण रूप से अध्ययन किया है। अरे वाह। और यहीं अब रहते हुए मैं जो हमारे अनुज हैं, जो हमारे छोटे ब्रह्मचारी हैं, मैं उनका मार्गदर्शन करता हूँ, मैं उनको पढ़ाता हूँ। अच्छा। और जो गुरुकुल की व्यवस्थाएं होती हैं, उनको थोड़ा बहुत सहयोग करता हूँ। अच्छा। तो मैंने सुना कि अभी पढ़ाई को आप कंटिन्यू रखे हुए हैं? हाँ, मेरी अभी PhD चल रही है। किस चीज़ में? संस्कृत ग्रामर और वेद के साथ। संस्कृत ग्रामर और वेद? जी, संस्कृत बहुत बड़ी बात है। ये इनका कम्युनिकेशन किस तरीके से है वेद के साथ, तो वो एक विषय मैंने निर्धारित किया है। जी। वो मेरे PhD का विषय है। तो आपसे बेहतर फिर कौन बता पाएगा यहाँ पे कि यहाँ की रोज की दिनचर्या यानी एक्टिविटीज़ क्या रहती हैं, क्या होता है रोज? बिल्कुल। हमारे यहाँ इस गुरुकुल में सुबह प्रातः 4 बजे जागरण होता है, अर्थात बच्चे उठ जाते हैं जी। 4 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक रात्रि के, ये एक कालावधि होती है, और इस कालावधि में विद्यार्थी अपनी दिनचर्याओं को संपादित करते हैं, जिसमें प्रथम वो 4 बजे उठे, उसके बाद फ्रेश वगैरह होने के बाद फिर वो योगा करेंगे, आसन प्राणायाम ये सभी चीज़ें वो करते हैं। उसके पश्चात नहा धोने के बाद फिर वो यज्ञ करते हैं, यज्ञ जो कि कहा जाता है कि पूर्ण संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म है। उस यज्ञ में जब कोई आहुति प्रदान की जाती है तो वो अग्नि उस छोटी सी आहुति को बड़े व्यापक रूप से अपने पास पड़ोस की जहाँ तक वायु जाती है वहाँ तक एक सुंदर स्वस्थ ऑक्सीजन का निर्माण करती है, और वो ऑक्सीजन एक पावरफुल होती है, इसको हम कह सकते हैं नोनो पावर के रूप में, नाइट्रोजन जो परमाणु के रूप में एक विस्तृत उसकी शक्ति प्रदान होती है व्यक्तियों को, तो वो शक्ति यज्ञ के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। उस यज्ञ के पश्चात 1 घंटे का बच्चे स्वाध्याय करते हैं, जिसमें वेद मंत्र हैं, उपनिषद हैं, रामायण महाभारत, इन ग्रंथों का मूल कंठस्थीकरण होता है, उनको मूल रूप से याद करते हैं। और उसके बाद फिर प्रातःरास होता है, जिसे हम कहते हैं नाश्ता। उन बच्चे नाश्ता करते हैं, और नाश्ता करने के बाद फिर हमारा विद्यालय आरंभ होता है। 8:30 बजे विद्यालय आरंभ हो जाता है, और ये कंटिन्यू चलता रहता है 12:30 बजे तक। 12:30 बजे बच्चे भोजन करते हैं मध्याह्न का,
उसके पश्चात भोजन होने के बाद फिर बच्चे कुछ काल के लिए विश्राम करते हैं और फिर जो क्लासेस में काम मिलता है, एक स्वाध्याय होता है 2 घंटे का। उसमें जो भी कक्षा के दौरान जो भी गुरुजनों ने पढ़ाया है उसकी आवृत्ति करते हैं, जो काम होता है उनको पूर्ण करते हैं। अच्छा। और उसके बाद आधे घंटे का समय होता है अपनी साफ़ सफाई, गुरुकुल की स्वच्छता का, कहीं गंदगी है उसको साफ़ करना, श्रमदान जिसे हम कहते हैं। हाँ जी। तो वो श्रमदान बच्चे करते हैं। उसके बाद खेल के लिए 2 घंटे होते हैं जी। फिर उसके बाद बच्चे नहाते धोते हैं और फिर अपना यज्ञ शाम को भी होता है, सायंकाल में फिर यज्ञ होता है। यज्ञ के बाद भोजन के बाद बच्चे भ्रमण करते हैं, घूमते हैं और फिर पढ़ाई होती है 9:30 बजे तक और उसके बाद शयन हो जाता है। इसमें जो खेल के दौरान जब समय आपको मैंने बताया कि शाम को 3:30 बजे से लेकर के लगभग 5:30 बजे तक ये समय होता है स्पोर्ट्स का, खेल का। इसमें बच्चे शूटिंग करते हैं। हमारे यहाँ मुख्य रूप से 2-3 खेल हैं, जिसमें निशानेबाजी है, शूटिंग, और एक है कुश्ती। कुश्ती और कबड्डी ये खेल हैं। और तीरंदाजी भी है, पर अब तीरंदाजी को चूँकि बहुत ज़्यादा उसको एक व्यापक रूप नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हमने तीरंदाजी को अभी बंद किया हुआ है। किंतु अपने ये 3 खेल अभी हमारे चल रहे हैं और सामान्य खेल तो होते ही हैं, उनके साथ साथ में वो भी चलते हैं। योगा भी है, योगा में भी बहुत सारे बच्चों ने पदक अर्जित किए हैं। अच्छा। और निशानेबाजी तो हमारा प्रमुख खेल है यहाँ का। यहाँ पर ओलंपिक के लिए भी बच्चे तैयार हुए हैं। कई सारी सेवाओं में, एयरफोर्स में, नेवी में, थल सेना में, उत्तराखंड पुलिस में यहाँ के विद्यार्थी सेवा दे रहे हैं। अच्छा। इस तरीके से ये एक संक्षिप्त रूपरेखा है कि बच्चे क्या करते हैं, किस तरीके से उनकी गतिविधियाँ हैं, ये इनकी। तो पढ़ाई में क्या सिर्फ हिंदी और संस्कृत पे ही विशेष रहता है या और कुछ विषय भी पढ़ाए जाते हैं जैसे अंग्रेजी? नहीं, बिल्कुल। हमारे यहाँ क्या है कि जो शिक्षा व्यवस्था हमने इस तरीके से एक तैयार की है जिससे कि बच्चा यहाँ से पढ़ने के बाद जब कहीं बाहर जाए या गुरुकुल से पढ़ने के बाद जब पास आउट होकर के वो विद्यार्थी बाहर जाए तो वो समाज से कहीं पीछे ना रहे, उसमें एडजस्ट हो सके, समाज के एडजस्ट बिल्कुल सही तरीके से हो सके। तो उसमें उसको संस्कृत का भी ज्ञान दिया जाएगा, उसको हिंदी का भी ज्ञान दिया जाएगा, उसको अपना अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञान दिया जा रहा है, मैथ का भी दिया जा रहा है, साइंस का भी दिया जा रहा है। तो इन सभी विषयों को हमारे दिया जा रहा है। हमारे यहाँ एक परंपरा है कि गुरुकुलीय पद्धति में पहले परीक्षा पद्धति नहीं हुआ करती थी जी, किंतु हमने, हमारे स्वामी जी ने, पूज्य स्वामी प्रणवानंद सरस्वती जी जो कि इस गुरुकुल के हमारे मार्गदर्शक हैं, संरक्षक हैं, और पूज्य आचार्य डॉक्टर धनंजय जी वो आचार्य हैं और आचार्य चंद्रभूषण शास्त्री जी वो अधिष्ठाता हैं। उनके मार्गदर्शन में इस गुरुकुल की जो पाठविधि हमने तैयार की तो उसमें हमने क्लासेस वाइज स्टार्ट किया। तो क्लास 6, 7, 8 इस क्रम से लेकर के हमने आचार्य अर्थात MA तक हमने एक शिक्षा व्यवस्था बनाई और उसमें हमने पाठ्यक्रम को डिवाइड किया, जिस पाठ्यक्रम में वेद, उपनिषद, दर्शन, गीता, महाभारत, रामायण, इस सभी चीज़ों को हमने समाहित किया। और फिर थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमने एक साथ तो हम दे नहीं सकते विद्यार्थी को, तो सभी पाठ्यक्रमों को हमने डिजाइन करके एक एक कक्षा में निर्धारित किया और ये सब पढ़ाते हैं। और जो ग्रेजुएशन की हमारी जो पाठविधि है वो उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय है हरिद्वार में, उससे है, और पोस्ट ग्रेजुएशन की भी उसी से ही है। और जो 12वीं तक की शिक्षा व्यवस्था है वो हमारी भिवानी बोर्ड रोहतक के साथ टाइप होकर के हमारे विद्यार्थी। तो कुल मिला के जो ये संस्थान है या गुरुकुल है तो ये केवल शिक्षा ही नहीं दे रहा है, ये क्रीड़ा भी दे रहा है। लेकिन इन दोनों चीज़ों से बड़ी चीज़ जो मुझे आचार्य जी से समझ में आती है बातचीत के दौरान, वो शिक्षा क्रीड़ा के साथ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो हमारी आने वाली पीढ़ी को, यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को संस्कार भी दे रहा है, जिसका अभाव बाकी जगह पे मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो यहाँ पे संस्कार, शिक्षा, क्रीड़ा और भाषा सभी का समावेश करके एक अच्छा नागरिक और एक अच्छा इंसान बनने की शिक्षा दी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये है ना। तो हमें समय देने के लिए धन्यवाद आचार्य जी, आपने बहुत समय दिया हमें और बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ। हम यही आशा करते हैं कि आपका परिवार हमारा सदैव सहयोग करता रहता है, निरंतर आप सहयोग करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपको ये कहानी कैसी लगी? इस कहानी में क्या अच्छा था? क्या इस कहानी में आपको लगता है कि इस प्रकार की शिक्षा हमारे देश, हमारे समाज, हमारे परिवार के लिए अच्छी है? कमेंट में लिखकर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। करोगे ना?